أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. तो औरंगजेब ने जो है म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस के दो चीजों की स्टडी करें पिछले लेक्चर में। फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इसका इक्वेशन डिराइव करें, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। और अभी हम इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ये मैं आपको मुख्तसर बता देता हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड coefficient of coupling, we will see the importance of these two things, mutual inductance and coefficient of coupling. अब क्या होता है कि कहीं कहीं पर म्यूचुअल इंडक्टेंस होना डिजायरेबल है, चाहिए होता, जरूरी है, और कहीं कहीं पर जरूरी नहीं है। अब जरूरी कहां पर है, तो उसका एग्जांपल ये है कि ट्रांसफार्मर में आप चाहते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हो और उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है बिटवीन द टू कॉइल्स वो ज्यादा हो, मतलब वहां पर वो डिजायरेबल है। और कुछ जगह ऐसी है कि जहां पर आप नहीं चाहते कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, आप उसको वहां पर मिनिमाइज करना चाहते हैं, वहां अनडिजायरेबल है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। अब उसका एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रिक ड्रायर। तो इलेक्ट्रिक ड्रायर में कॉइल्स होते हैं और एक उसका वेसल होता है, कंटेनर होता है, केस बोलते हैं। तो अगर कॉइल्स में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा और उसकी कपलिंग हो जाएगी केस के साथ, केस के इंडक्टेंस के साथ, तो उससे बहुत ज्यादा ईएमएफ जनरेट हुआ, जिससे कि शॉक लगने के चांसेस हैं। तो हम वहां नहीं चाहते कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, हम वहां नहीं चाहते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ज्यादा हो, हम वहां पर उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमारे घरेलू जो अप्लायंसेस हैं, वो अप्लायंसेस हैं, उसमें हम चाहते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो, म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना कम हो और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कम हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप चाहते हो कि कपलिंग ज्यादा हो तो हम क्या करें तो कपलिंग ज्यादा होगी। मान लीजिए कि हम दो कॉइल्स को कपल कर रहे, उनको म्यूचुअल इंडक्शन करवा रहे और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ाना चाह रहे और कपलिंग के की वैल्यू भी बढ़ाना चाह रहे, तो हमने वो कॉइल्स को एक दूसरे के ऊपर लपेट लेना चाहिए, इंसुलेटेड करो उनको और एक दूसरे पर एक ही कोर पर उनको लपेट लो। तो इससे यह होगा कि तकरीबन आप कह सकोगे
कि सर यहाँ पर k की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू मैक्सिमम है सर यहाँ। लेकिन मान लो आप थोड़ा कम रखना चाह रहे k की वैल्यू, आप म्यूचुअल इंडक्टेंस कम रखना चाह रहे, कपलिंग कम करवाना चाह रहे, तो उनको आप सेपरेट दो अलग अलग जगहों पर ये क्वाइल्स को रख लो, सेपरेट तौर पर उनको लपेटो, तो वहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा और कपलिंग के की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के की वैल्यू थोड़ी कम हो जाए। ये फैक्टर है कि मतलब हम क्वाइल को किधर लपेट रहे, दो क्वाइल से हमको किधर लपेट रहे, अगर एक ही कोर पे लपेट रहे तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, के की वैल्यू मैक्सिमम है या यूनिटी है, 1 मानकर भी चल सकते, और कहीं पर थोड़ी कम होना तो उनको आप सेपरेट सेपरेट कोर पर लपेट लो, तो के की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, 1 से थोड़ी कम रहेगी। अब दूसरा एक फैक्टर है कि मैं ये दो क्वाइल्स को कैसे रख रहा, किस एंगल ऑफ ओरिएंटेशन पे रख रहा। अगर उन दो क्वाइल्स को मैं कॉमन एक्सिस पे अगर रखूंगा, कॉमन एक्सिस पे, समझो ये एक क्वाइल है, ये दूसरा एक क्वाइल है, तो इनकी ये कॉमन एक्सिस जा रही है, ये एक्सिस कॉमन जा रही, तो सेम एक्सियल लाइन पे, तो वहां पर इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी ज्यादा। ये जहां के की वैल्यू क्या चाहते हो, ज्यादा चाहते। अगर आप चाहते हो कि के की वैल्यू नहीं होना, मुझे बहुत कम होना, मिनिमम होना, म्यूचुअल इंडक्टेंस मुझे कम से कम चाहिए और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू भी कम से कम चाहिए, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को कैसा रखोगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर, उनका ओरिएंटेशन रखोगे आप परपेंडिकुलर। मतलब एक कॉइल ऐसा है तो दूसरा कॉइल ऐसा रहेगा, तो ये ओरिएंटेशन कैसा हो गया, परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन। तो यहां पर के की वैल्यू रहेगी मैक्सिमम, यहां पर के की वैल्यू रहेगी मिनिमम, कपलिंग कम होगी, के की वैल्यू मिनिमम। और जैसे कि मैंने शुरुआत में बोल दिया, ट्रांसफार्मर में आप चाहते हो कि के की वैल्यू मैक्सिमम रहे, मैक्सिमम मतलब आप 1 चाहते हो, के की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, के की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो वहां कहां पर डिजायरेबल है, ट्रांसफार्मर, और कहां पर डिजायरेबल नहीं है, कम चाहिए, होम अप्लायंसेस में, घरेलू जो उपकरण होते हैं वहां पर हम चाहते हैं कि के की वैल्यू कम हो, एम की वैल्यू कम हो। अब जैसे आपके पास रेडियो सेट होते हैं, रेडियो कॉइल्स होते हैं, तो रेडियो कॉइल्स में भी वहां पर अगर आप के की वैल्यू देखोगे तो के की वैल्यू वैरी होती है फ्रॉम 0.005 टू 0.01। इस तरह से ये मुद्दा यहां पर मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको समझाया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की क्या अहमियत है, जरूरी भी है नहीं जरूरी भी है, फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है, कहीं पर चाहिए भी और कहीं पर नहीं चाहिए। तो मुख्तसर मैं आपको लिखा देता हूं, मुख्तसर मैं आपको लिखा देता हूं, लिखते जाइए। sometimes it is expected, it is expected, it is expected to have
to have maximum values of M and K. M mutual inductance or K coefficient of coupling. M and K. In case of transformer, K and M values are expected to be maximum. K and M values are expected to be maximum. But in case of home appliances, K and M values should be minimum. K and M values should be minimum. For example, in electric dryer, there is mutual inductance and coupling between its coils and case मतलब वो जिसमें रखा गया है, दोनों कॉइल जिसमें रखे गए हैं, case which may produce shock, which may produce a dangerous shock due to induced EMF. Paragraph change. If the two coils are wound on the same iron core, K will be maximum. Theoretically, K may be 1. In case of a transformer, if a good value of K is required, then the two coils are oriented
are oriented along the same axis, are oriented along the same axis. But if k value is to be minimum, is to be minimum, is to be minimum, then the two coils, are oriented at right angles, are oriented at right angles, are oriented at right angles. The k value for radio coils, varies from 0.001 I'm sorry, 0.005 to 0.01 to 0.01. तो इस पॉइंट में मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की अहमियत बताया, कहां पर जरूरी है और कहां पर जरूरी नहीं है। जहां पर जरूरी है तो कैसा रखो, और जहां पर जरूरी नहीं है तो वहां पर कैसा ओरिएंट करो। तो ये हमने तरीके सीख लिए। अब हम जाते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, जो हमको अब 4 मार्क्स इंशाअल्लाह अजीज देगा, और वो है ट्रांसफॉर्मर। एक सॉलिड 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में, HSC एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सॉलिड 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहले ट्रांसफॉर्मर किसको बोलते हैं, एक जुमला अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि ट्रांसफॉर्मर काम करता है एसी पर। एसी मतलब एयर कंडीशनर नहीं, अल्टरनेटिंग करंट पर, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है कि आप लो इनपुट वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत यह है कि अगर आप लो वोल्टेज को कन्वर्ट कर रहे हो हाई वोल्टेज में, तो आपको कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? कीमत यह चुकानी पड़ेगी कि आपका ये लो वोल्टेज जो है ये हाई करंट वाला रहेगा। लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट, ज्यादा करंट वाले को आप कन्वर्ट कर सकते हो हाई वोल्टेज में बट ऑफ लो करंट। तो यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगा हाई वोल्टेज में लेकिन ऑफ लो करंट। एंड द वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल। वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी पॉसिबल है। क्या? हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट इन एसी करंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट। तो ऐसे डिवाइस को आप बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। अभी बेचारा किस उसूल पे काम करता है?
इसका बेसिस क्या है? तो इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग जो है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन क्या है कि when there is a changing magnetic flux due to one coil, it induces EMF in the neighboring coil. इसी फेनोमेना को तो म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, जो हम कल से पढ़ते हुए आए म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मर काम करता है किस उसूल पर, किस प्रिंसिपल पर? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, राइट? अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे। पहले डेफिनेशन लिखेंगे ये क्या है। A transformer is an electrical device. A transformer is an electrical device. Electrical device which converts low alternating voltage of high alternating current, low alternating voltage of high alternating current into high alternating voltage of low alternating current and vice versa मतलब इसका उल्टा भी। ऐसा अगर जा रहे हो तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, यानी कि हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट इनटू लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट। और लिख लीजिए ये बात को पक्के तौर पर, इट वर्क्स विद AC। अब लिखिए इसका प्रिंसिपल इसका उसूल, प्रिंसिपल इसमें लिखिए, इट इज बेस्ड ऑन द फेनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इट इज, प्रिंसिपल लिख रहे हैं हम, इट इज बेस्ड ऑन द फेनोमिना of mutual induction that is, अब म्यूचुअल इंडक्शन का मीनिंग लिख दो, that is a changing magnetic flux in a coil induces EMF in its neighboring coil, neighboring की स्पेलिंग जरा डिफिकल्ट है क्या? नेबरिंग यानी पड़ोस, नेबरिंग, एडजेसेंट भी बोल सकते, नेबरिंग या एडजेसेंट कॉइल। तो वैसा ये होगा इसका प्रिंसिपल। अब जाते हैं इसको कि कंस्ट्रक्शन पे, बनाएंगे इसको कंस्ट्रक्शन पे। तो
तो अगर ये फेनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है तो कितने कॉइल लगेंगे? एक कॉइल लगेगा या दो कॉइल लगेंगे? दो कॉइल लगेंगे, राइट। आप चाहते हो कि म्यूचुअल इंडक्शन हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा हो, कपलिंग ज्यादा हो, तो फिर ये दोनों कॉइल को कैसा लपेटना चाहिए? एक ही आयरन कोर पे लपेटना चाहिए। हाँ, उनके तार, उनके वाइंडिंग्स एक दूसरे से इंसुलेटेड होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए, और एक ही आयरन कोर पर वो लपेटे जाने चाहिए। ये जैसा दिख रहा वैसा नहीं रहते, वो एक दूसरे पर लपेटे जाते हैं, ऐसा दो आर्म्स में भी नहीं रहते एक्चुअली। अगर ट्रांसफार्मर आप कोई भंगार की दुकान में जाइए और एक 5-10 रुपए में आपको दे देगा, उसको खोलकर देखिए क्या क्या है उसके, खोलकर देखिए उसके अंदर क्या है। तो ऐसा ई शेप के पट्टियां दिखेंगी और वो एक दूसरे को चिपकी भी रहेंगी, मतलब पूरा इकट्ठा एक साबित कोर नहीं रहेगा, पट्टियां रहेंगी, स्ट्रिप्स रहेंगी, स्ट्रिप्स। ये क्यों? साबित क्यों नहीं? हाँ, तो वो फिनोमिना का नाम क्या है? क्या प्रोड्यूस होती है उसके अंदर? एडी करंट्स। एडी करंट्स। तो एडी करंट्स मिनिमाइज करने के लिए बजाय सॉलिड कोर इस्तेमाल करने के स्ट्रिप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, स्ट्रिप्स पट्टियां, और वो इंसुलेटेड होती है, और उन स्ट्रिप्स पर एक लपेटा रहेगा प्राइमरी कॉइल का और दूसरा लपेटा रहेगा एक दूसरे के रहता हो, बट वो एक इंसुलेटेड रहते हैं, इसलिए इसका इससे संबंध डायरेक्ट करंट नहीं होगा, इंसुलेटेड रहेंगे, इंसुलेटेड रहेंगे। बट हम जब डायग्राम बताते तो ऐसा बताते। तो अगर हम ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो एक आयरन कोर पर दो कॉइल्स लपेटे जाते हैं, एक कॉइल का नाम है प्राइमरी कॉइल और दूसरे का नाम है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को इनपुट कॉइल बोलते हैं और सेकेंडरी कॉइल को आउटपुट कॉइल बोलते हैं, आउटपुट सर्किट बोलिए या सिर्फ सेकेंडरी बोलिए। तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? एक आयरन कोर पर, आयरन कोर पर हम जो है दो कॉइल्स लपेटते हैं, दो आर्म्स पर, ये काम और ये काम। एक आर्म पर प्राइमरी कॉइल लपेटा जाता है और दूसरे आर्म पर सेकेंडरी कॉइल लपेटा जाता है। और जैसे मैंने बोला, प्राइमरी कॉइल को इनपुट कॉइल बोलते हैं और सेकेंडरी कॉइल को आउटपुट कॉइल। जिस भी वोल्टेज को आपको कन्वर्ट करना है वो वोल्टेज आप किसको दोगे? प्राइमरी कॉइल। और कन्वर्ट होकर जो आप चाहते हो वो वोल्टेज जो चाहिए आपके मन मुताबिक, वो कहां से हासिल करोगे? सेकेंडरी। तो यहां पर आप कौन सा वोल्टेज दोगे? अल्टरनेटिंग वोल्टेज दोगे। बदले में आपको क्या मिलेगा? अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही मिलेगा। तो या तो बड़ा हुआ मिलेगा या कम हुआ वाला मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारे ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। सिंपल 2-3 लाइन में कंस्ट्रक्शन लिख लिया। लिखिए, a transformer consists of a transformer consists of an iron core, an iron core on which two coils are wound. Two coils are wound. WOUND, wound यानी लपेटे जाते हैं, wound. Named as primary coil, named as primary coil and
secondary coil and secondary coil. The input voltage, is given to primary coil, Hence it is called input coil. While the converted voltage is received through the secondary coil. Hence it is called output coil. चलिए अब इसके वर्किंग पर आ जाते हैं या इसकी थ्योरी पर आ जाते हैं। वर्किंग और थ्योरी बहुत आसान है, इसके वर्किंग और थ्योरी पर आ जाते हैं। ठीक है, लिखिए लेट phi be the magnetic flux per unit coil, per unit turn of each coil at some instant of time t. NP and NS क्या रहेगा, बोलिए ये, बोलिए। NP और NS, primary turns. Yes, number of turns in primary and number of turns in secondary. लिख दीजिए NP and NS be the number of turns in primary and secondary coils. Okay? The alternating voltage given to the primary, produces induced EMF in both the coils. Let EP and ES be the EMFs, induced EMFs
in the two coils, in the two coils. Producing induced currents, IP and IS in the coils, producing induced currents IP and IS in the coils. आगे लिखिए, EP is the input voltage, EP is the input voltage and ES is the output voltage. इनपुट ईएमएफ भी बोल सकते और इनपुट वोल्टेज भी बोल सकते। चलिए, हम एग्जामिनर उसको इतना मतलब ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, दे देंगे मार्क्स। चलो, ऑब्वियसली आईपी और आईएस इनपुट करंट है, आईपी और आईएस आउटपुट करंट, वो भी लिख दीजिए। आईपी इज इनपुट करंट एंड आईएस इज आउटपुट करंट। फिगर ड्रॉ कर लीजिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिए। आज हमारा सर भी आएगा तो 10 मिनट ले लेता हूँ, ठीक है, और इसे कंप्लीट कर दीजिए। अपने को और 10 मिनट चाहिए, अपने ये टाइम के अलावा अपना टाइम 2 मिनट बचे, उसका वो लिए 10 मिनट। ये आपकी किताब से ही लिया है, बट आप मेरे सामने ड्रॉ करेंगे तो अच्छा है। आपकी किताब में तो है, ठीक है, बड़ा आगे। चलिए, ये याद रहेगा सब। ये फाई क्या है? दोनों कॉइल के एक टर्न को मिलने वाला फ्लक्स, दोनों एक एक टर्न को, एक लपेटे को मिलने वाला फ्लक्स, चाहे वो प्राइमरी करो या फिर सेकेंडरी करो, याद रहेगा। चलो, क्योंकि इस पर से मेरी आगे की बात चलेगी, इस पर से ही मेरी आगे की बात चलेगी। अब मुझे आप बोलिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स विद प्राइमरी, विद प्राइमरी, विद प्राइमरी कितना रहेगा? कितना रहेगा? हम उसको बोलेंगे 5p। तो आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बोले कि एक टर्न के ऊपर 5, तो इसके कितने टर्न्स है टोटल? इसके टर्न्स कितने हैं प्राइमरी के? प्राइमरी के टर्न्स कितने हैं? एनपी में। तो फिर अगर एक टर्न में 5 है तो एनपी टर्न में कितने रहेंगे?
अरे भाई साहब, ये कॉइल है, इसके एक टर्न से मिलने वाला फ्लक्स फाई है। अब ऐसे इसके पास एनपी टर्न्स है, तो टोटल फ्लक्स कितना मिल रहा फिर प्राइमरी को? एनपी इंटू फाइव। सिंपल लॉजिक है ना यार। ओके, तो फिर 5p इज इक्वल टू क्या हुआ? बोलिए, एनपी इंटू 5। अब प्राइमरी के अंदर इंड्यूस ईएमएफ कितना? तो आप बोलेंगे फेमस इक्वेशन यूज करिए सर, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई टी टी, बट फाइव की जगह 5p बोलिए, राइट? तो इंड्यूस्ड लिखते जाइए अब, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी, इन प्राइमरी कितना रहेगा? बोलिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी, सिंबल लेके रखे हमने पिछली स्लाइड में, ईपी। तो फिर ईपी इज इक्वल टू क्या रहेगा? यस 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 यस, ईपी इज इक्वल टू माइनस डी 5p बाई डी टी। उसका ही फ्लक्स लो ना। बट आप बोलेंगे सर मैं 5p की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देता। ठीक है ना, करिए ना, आपको किसने रोका है? सो देयरफॉर EP इज इक्वल टू माइनस d अपॉन dt ऑफ NP इंटू 5। NP तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगी। तो देयरफॉर EP इज इक्वल टू क्या हुआ? माइनस NP इंटू d5 बाय dt। आप मेरे साथ है? आप मेरे साथ है? अब बोलिए, सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी क्या रहेगा? ये सारा नहीं करते हुए मुझे आप बोल सकते हैं? बोलिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ईएमएफ, ईएमएफ इन सेकेंडरी, बोलिए, ES इज इक्वल टू माइनस NS d5 बाय dt। इसको बोलिए इक्वेशन 1, इसको बोलिए इक्वेशन 2। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, लिखिए और एग्जाम्पल, ES अपॉन EP, ES अपॉन EP इज इक्वल टू, ES की वैल्यू क्या है? माइनस NS इंटू d5 बाई dt अपॉन EP की वैल्यू बोलिए, माइनस NP इंटू d5 बाई dt। आपका फेवरेट काम कैंसलेशन का, फेवरेट काम कैंसल कैंसल, माइनस माइनस भी कैंसल। तो ES अपॉन EP क्या हुआ फिर? NS अपॉन NP। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन, इक्वेशन फॉर ट्रांसफॉर्मर। और इसको बॉक्स में डाल दीजिए, इसको बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज। इसको बॉक्स में डाल दीजिए, ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। नेक्स्ट,
ये जो NS अपॉन NP है इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो। NS अपॉन NP को कहते हैं टर्न्स रेशियो भी बोलते हैं इसको, टर्न्स रेशियो या ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ट्रांसफॉर्मर रेशियो टर्न्स रेशियो या ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन समझ में आ गया, टर्न्स रेशियो में समझ में आ गया। अब जरा करंट की बात हो जाए, थोड़ा करंट की बात कर लेते हैं, करेंगे? इसमें कुछ डाउट, डिफिकल्टी? नो। जरा करंट के बारे में ले लेते हैं। उसके लिए लेते हैं फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। उजैर सर आई क्या? उजैर नहीं है। फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। आउटपुट पावर is equal to input power। इनपुट पावर स्कूल के टीचर ने सिखाया था इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, वोल्टेज इनटू करंट, VI पावर का फॉर्मूला VI, लेकिन यहां वोल्टेज के बजाय EMF लिया जाता है, राइट? तो यहां आउटपुट पावर में आप क्या लेंगे? आउटपुट वोल्टेज इनटू आउटपुट करंट, और इनपुट पावर में क्या लेंगे? इनपुट EMF और इनपुट करंट। ठीक है, वोल्टेज की जगह पे क्या लेते हैं? EMF। तो आउटपुट पावर क्या रहेगा बोलिए? आउटपुट वोल्टेज यानी आउटपुट EMF ES। अरे मैंने बोला ना भाई साहब, जो इंड्यूस वोल्टेज प्राइमरी में है वो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट EMF है, और जो सेकेंडरी से आप हासिल करते हैं EMF वो आपका आउटपुट EMF है। भूल गया? तब बोलिए मुझे आउटपुट पावर बोलिए, ES इंटू IS। एस से सेकेंडरी, और सेकेंडरी कॉइल कौन सा कॉइल है? आउटपुट। तो आउटपुट का EMF कितना है? ES आउटपुट कॉइल का, और आउटपुट कॉइल का करंट कितना है? IS। पहले आउटपुट पावर क्या हुआ? ES इंटू IS इज इक्वल टू, अब इनपुट पावर बोलिए, EP इंटू IP। वेरी गुड, EP इंटू IP। इस पर से ये रेशियो निकालो, ES अपॉन EP। देयरफॉर ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। IP अपॉन IS, IP अपॉन IS। क्या पता चल रहा? EMF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर यहां सेकेंडरी का EMF है तो सेकेंडरी का करंट नीचे आ रहा है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। इसलिए मैंने बोला ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो लो वोल्टेज हाई करंट का कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज लो करंट में।
समझ रहे आप? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपकी किताब वाले ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे आलतू फालतू लोग किताबें लिख रहे, कहाँ पर क्या देगा बच्चों को समझाना, कोई उसको मालूम नहीं। अब जाके ये रिकॉर्ड हो रहा, वरना क्या है, चले देखो लोगों के पास ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक हो, ओके। चलो सुन लो, 5-10 मिनट ले लेंगे, बस हाँ, इसको कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। एनीवे, अब आप क्या करो, पिछला जो इक्वेशन है जिसको मैंने बोला था ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन, सॉरी, ये यहां पर भी ES अपॉन EP था, तो क्या आ रहा, NS अपॉन NP। अब इसी के आगे क्या बोल दो, IP अपॉन IS। तीनों इक्वेशंस को मिला लो। इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर दे दो प्लीज, इसको इक्वेशन नंबर दे दो प्लीज, 2 3, इसको इक्वेशन 3 बोलो, और इसको इक्वेशन 4 बोल दो प्लीज। अब इक्वेशन 3 और 4 को कंबाइन कर लो, कंबाइनिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, कंबाइनिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, तो क्या मिलेगा आपको, ES अपॉन EP इज इक्वल टू, उधर जो पहले आया था NS अपॉन NP इज इक्वल टू क्या आया, IP अपॉन IS। ये फाइनल इक्वेशन है, पूरे ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी इस इक्वेशन में कवर हो जाती है, पूरे ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी। ये बात अगर आपने समझ लिए तो मतलब आपको थ्योरी ट्रांसफॉर्मर की समझ में आ गई। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? इमरान सर की छुट्टी का फायदा उठाते हुए मैं आपके 10 मिनट चुरा रहा हूं। बस बस खत्म हो गया, मुझे बस 10 मिनट चाहिए, ठीक है? ओके, केस 1, केस 1, केस 1, if NS is greater than NP, then ES is greater than EP. And which EMF is this? ES. Which EMF? It is the output EMF. And which is EP? It is the input EMF. So when you take more number of turns in secondary and less number of turns in primary, then we get more EMF in secondary than EMF in primary. So output voltage increases. Output voltage is greater than input voltage. What about the current? What about the current? Here IP is greater than IS. IP is greater than IS. Then such a transformer is called step-up transformer. It is called step-up transformer. जहां पर आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो वहां पर आप क्या यूज करो, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये कंडीशन याद रख लीजिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की। क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेंगे सेकेंडरी में और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे। इस वजह से आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी का वो ज्यादा रहेगा कंपेयर टू इनपुट वोल्टेज प्राइमरी का। बट ऑफ कोर्स एट द कॉस्ट ऑफ करंट, यहां पर प्राइमरी का करंट ज्यादा रहेगा
और सेकेंडरी का करंट कम रहे। ईएमएफ तो बढ़ रहा सेकेंडरी में, बट करंट घट रहा, तो इसे आप कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये हो गया हमारा केस 1। अब केस 2, if ns is less than np, then es is less than ep and ep, I mean ip is less than is. So such a transformer is called step down transformer. इसे आप कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। बस हो गया 5, हो गया, छोड़ दे रहा, हो गया बस 2 मिनट। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो यहां पर आप बोलोगे प्राइमरी करंट इज मोर, प्राइमरी करंट इज मोर। आपकी किताब वाले ने इसके ऊपर जोर दिया, तो इसलिए मैं भी बोल दे रहा हूं आपको। और यहां पर बोलूंगा प्राइमरी करंट इज लेस, प्राइमरी करंट इज लेस। ओके, ट्रांसफार्मर खत्म हो गया, ट्रांसफार्मर खत्म हो गया। 2026 फरवरी के इम्तिहान में हमें 4 मार्क्स का ट्रांसफार्मर पर सॉलिड सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक सॉलिड क्वेश्चन आप इसके ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर पढ़ लीजिए और मेरी बात याद रख लीजिए, इस चैप्टर का की इक्वेशन क्या है? E is equal to minus d∅dt। जिसने इस इक्वेशन को समझ लिया उसने ये EMI नाम के चैप्टर को चबा लिया, निगल लिया। और जिसने इस इक्वेशन को नहीं समझा उसने बुद्धा ये चैप्टर को कुछ नहीं समझा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहां पर समाप्त होता है। आपने मुझे वक्त दिया, आपका धन्यवाद।